नहीं बना। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, संदिग्ध हमलावर गिरफ्तार। दुनिया भर के कई बड़े नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा की। रूस ने यूक्रेन के खार्किव की 3 बस्तियों पर कब्जे का किया दावा। वहीं यूक्रेन ने सीमावर्ती शहर बोचांस्क में रूसी हमले को नाकाम करने का किया दावा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपना विदेश दौरा किया रद्द। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, सभी मोर्चों पर रूसी सेना तेजी से बढ़ रही है आगे। यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कीव के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की। गोला बारूद, बख्तरबंद वाहन, मिसाइलें, हवाई सुरक्षा मुहैया कराने का दिया भरोसा। फ्रांस शासित न्यू कैलिडोनिया में आपातकाल की घोषणा। बुधवार को भी जारी रहा हिंसा का दौर। द्वीप पर 10 साल से अधिक समय से रह रहे फ्रांसीसी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देने के बाद भड़की हिंसा। गाजा में हमास के खिलाफ आईडीएफ का अभियान तेज। रफा में हमास के प्रशिक्षण केंद्र पर बोला हमला। कई आतंकियों को ढेर करने और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद करने का किया दावा। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, इजराइल को गाजा के लिए स्पष्ट और ठोस योजना की जरूरत। और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एक गोलीबारी में घायल हो गए हैं। पीएम फिको को उस समय गोली मार दी गई जब वो हैंडलोवा शहर में एक सांस्कृतिक सामुदायिक केंद्र के सामने भीड़ का अभिवादन कर रहे थे। विपक्ष ने इस हमले को स्लोवाकिया की आंतरिक सुरक्षा पर हमला बताया है। यूरोपीय देश स्लोवाकिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको एक गोलीबारी में घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। यह घटना राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हैंडलोवा शहर में हुई। इसमें कहा गया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार पीएम फिको को उस समय गोली मार दी गई जब वह हैंडलोवा शहर में एक सांस्कृतिक सामुदायिक केंद्र के सामने भीड़ का अभिवादन कर रहे थे, जहां एक सरकारी बैठक आयोजित की गई थी। घटनास्थल पर पत्रकारों के अनुसार कई गोलियों की आवाज सुनी गई। हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे। हम उत्साहित थे। हम उनसे हाथ मिलाना चाहते थे। यहाँ तक कि मेरे बगल में एक आदमी भी था और इस समय हमने एक पेटार्ड की तरह कुछ सुना। हमें लगा कि किसी ने मजाक किया है और जमीन पर पटाखा फेंक दिया है। शुरुआत में उनकी सुरक्षा टीम ने उन्हें एक कार में बिठाया और स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि फिर उन्हें हेलीकॉप्टर से पास के अस्पताल में ले जाया गया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं विपक्ष ने हमले को स्लोवाकिया की आंतरिक सुरक्षा पर हमला बताया है। प्रधानमंत्री पर हुआ हमला स्पष्ट रूप से स्लोवाकिया की आंतरिक सुरक्षा पर हमला है। उनकी स्थिति जानना इस समय महत्वपूर्ण है। उनकी स्थिति जानने के बाद ही हम इस पर विस्तार से टिप्पणी कर सकते हैं। पिछले सितंबर में चुनावों के बाद लोकलुभावन राष्ट्रवादी गठबंधन के प्रमुख के रूप में पीएम फिको स्लोवाकिया में सत्ता में लौट आए। प्रधानमंत्री के रूप में उनके पहले कुछ महीने राजनीतिक रूप से अत्यधिक विवादास्पद साबित हुए हैं।
जनवरी में उन्होंने यूक्रेन को सैन्य सहायता रोक दी और पिछले महीने सार्वजनिक प्रसारक RTVS को खत्म करने की योजना को आगे बढ़ाया। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध पहले की तरह जारी है। इस युद्ध में हाल के दिनों में रूस लगातार यूक्रेन पर बढ़त हासिल करने का दावा कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के दौरे पर गए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेनी सेना के लिए अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की है। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका द्वारा मुहैया कराए गए सैन्य हथियारों को रूसी सेना नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है। पिछले हफ्ते यूक्रेन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र खार्किव इलाके में अचानक बोले गए हमले के बाद से रूस लगातार बढ़त बनाने का दावा कर रहा है। बुधवार को रूस ने 3 नई बस्तियों पर नियंत्रण करने का दावा किया। खार्किव में 2 जबकि दक्षिण ज़पोरिज़िया में 1 गांव पर कब्जा करने की बात कही है। रूस का यह दावा यूक्रेन को चिंतित करने वाला है। हालांकि यूक्रेन ने दावे को खारिज करते हुए रूसी सेना को पीछे धकेलने की बात कही है, जबकि स्थानीय पुलिस प्रमुख ने कहा है कि रूसी सेनाएं सीमावर्ती शहर वोचांस्क के अंदर घुस चुकी हैं और भीषण लड़ाई चल रही है। शुक्रवार को खार्किव क्षेत्र में शुरू किए गए हमले के बाद से सीमा से 5 किलोमीटर दूर शहर पर कब्जा रूस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस बीच खार्किव क्षेत्र से करीब 8000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं तेज होती लड़ाई के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुर्तगाल और स्पेन का अपना दौरा स्थगित कर दिया है। स्थिति बेहद कठिन है। दुश्मन वोवचांस्क शहर की सड़कों पर मोर्चा संभाल रहा है। पुलिस वोवचांस्क में है। सक्रिय लड़ाई जारी है। उधर यूक्रेन के दौरे पर गए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने यूक्रेनी सेना के लिए अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को अतिरिक्त $2 बिलियन का विदेशी सैन्य वित्त पोषण प्रदान करेगा। ब्लिंकेन ने कहा कि अमेरिका पैट्रियाटिक मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण वायु रक्षा प्रणाली को उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका यूक्रेन के साथ जल्द ही सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। हम यूक्रेन के लिए विदेशी सैन्य सहायता के लिए अतिरिक्त $2 बिलियन प्रदान करेंगे। यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों की डिलीवरी की गति में तेजी दिखनी चाहिए ताकि हम रूस की ओर से जारी आक्रामक योजनाओं को बाधित कर सकें। वहीं एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ये यूक्रेन को तय करना है कि अमेरिका द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियारों का रूस के भीतर हमले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। यूक्रेन को अंत में निर्णय लेना है, न कि अमेरिका या फिर किसी और देश को। अगर पुतिन बातचीत में शामिल होने के लिए दिलचस्पी दिखाते हैं तो यूक्रेन को इसका जवाब देना होगा। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका द्वारा मुहैया कराए गए सैन्य हथियारों को रूसी सेना नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है। कोई भी सैन्य उपकरण ज़ेलेंस्की शासन को पतन से नहीं बचा पाएगा। यूक्रेन को आपूर्ति किए गए सभी सैन्य उपकरण नष्ट कर दिए जाएंगे। उधर रूसी सेना ने डीनप्रो शहर के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद कजान में अपने एक प्रमुख हवाई अड्डे को बंद कर दिया है। रूसी विमानन निकाय ने घोषणा की है कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तारिस्तान क्षेत्र के 2 हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने तारिस्तान में यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा तो किया, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। फ्रांस के न्यू कैलिडोनिया द्वीप में हालात काफ़ी तनावपूर्ण हो गए हैं। यहाँ फ्रांस की ओर से आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। दरअसल फ्रांस ने यहाँ के कुछ नागरिकों को मताधिकार देने का फैसला किया तो यहाँ विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। लोगों का आरोप है कि नए फैसले के बाद न्यू कैलिडोनिया के स्वदेशी कनक लोगों को हाशिए पर धकेल दिया गया है। न्यू कैलिडोनिया की आबादी करीब 2,70,000 है। इसमें 41% मेलानेशियन कनक और 24% यूरोपीय मूल के लोग शामिल हैं, जिसमें अधिकतर फ्रांसीसी हैं। फ्रांस की संसद ने अपने नागरिकों को मताधिकार देने का हक दिया तो उसके द्वारा शासित हजारों किलोमीटर दूर एक द्वीप के स्थानीय लोगों ने इसे अपने अधिकारों का हनन माना।
न्यू कैलेडोनिया के स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते शहर आगजनी तोड़फोड़ का शिकार हो गया। हिंसक प्रदर्शनों में 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच स्थित न्यू कैलेडोनिया द्वीप 19वीं सदी से ही एक फ्रांसीसी क्षेत्र रहा है। फ्रांस की संसद ने न्यू कैलेडोनिया में पिछले 10 साल से रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को वहां के प्रांतीय चुनाव में वोट देने पर मुहर लगाई। प्रस्ताव के पक्ष में 351 जबकि विरोध में 153 वोट पड़े। संसद ने लोकतांत्रिक रूप से इसे उचित बताया। हालांकि इस बदलाव ने स्थानीय लोगों को नाराज कर दिया। उनका आरोप है कि न्यू कैलेडोनिया के स्वदेशी कनक लोगों को हाशिए पर धकेलने की ये एक साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। स्थिति से निपटने के लिए राजधानी नोमिया में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमें उम्मीद है कि राज्य हमारी बातें सुने, उन्हें एहसास हो कि हम इससे सहमत नहीं हैं। हम उस कानून से, उस पाठ से सहमत नहीं हैं। बुधवार को रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। मैक्रोन ने संकट से निपटने के लिए बुधवार की सुबह प्रस्तावित एक फ्रांसीसी क्षेत्र की यात्रा रद्द कर दी। राजधानी नोमिया में सोमवार रात से ही हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। दंगाइयों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार झड़पें हुई, जिसके बाद पुलिस ने गोलीबारी की। स्थिति को देखते हुए राजधानी में रात का कर्फ्यू लगाकर सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बुधवार की सुबह राजधानी की सड़कों पर जगह जगह जली हुई कारें दिखाई पड़ी। न्यू कैलेडोनिया में फ्रांस के उच्चायोग ने कहा कि बुधवार को भी हिंसा का दौर जारी रहा और कई लोगों ने जेल से भागने का प्रयास किया। दंगों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए फ्रांस ने अधिक पुलिस बल भेजा है और स्थानीय लोगों से बातचीत की मांग की है। ग्लोबल pour la Nouvelle-Calédonie. Notre priorité aujourd'hui हिंसा ना तो उचित है और ना ही सहनीय है। हमारी प्राथमिकता शांति को बहाल करना है। व्यवस्था बहाल करने के लिए न्यू कैलेडोनिया पहुंचने के लिए 4 अतिरिक्त स्क्वाड्रन के साथ एक विमान किराए पर लिया जाएगा। न्यू कैलेडोनिया की आबादी करीब 2,70,000 है, जिसमें 41% मेलानेशियन कनक और 24% यूरोपीय मूल के लोग हैं, जिसमें अधिकतर फ्रांसीसी हैं। द्वीप की खोज करने वाले कैप्टन जेम्स कुक ने 1774 में इसका नाम तय किया था। 1853 में फ्रांस ने इस पर कब्जा कर लिया और 20वीं सदी के कुछ सालों तक इसका इस्तेमाल सजा याफ्ता लोगों को रखने के लिए किया करता रहा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में न्यू कैलेडोनिया फ्रांस के कब्जे वाले 5 द्वीप क्षेत्रों में से एक है। यह द्वीप प्रशांत क्षेत्र में फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ाने की मैक्रों की योजना का केंद्र है। यह द्वीप निकल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 1946 में कैलेडोनिया आधिकारिक तौर पर एक फ्रांसीसी स्वदेशी क्षेत्र बन गया। 1970 के दशक की शुरुआत में निकल पदार्थों के बड़े पैमाने पर निकलने पर क्षेत्र ने बाहरी लोगों को आकर्षिक किया। बढ़ती विदेशी आबादियों के साथ ही तनाव भी बढ़ता गया। कनक स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के बीच कई बार संघर्ष भी हुए। 1998 में न्यू कैलेडोनिया की स्वायत्तता की रूपरेखा तय की गई, जिसके तहत 1998 से पहले यहाँ रहने वाले स्वदेशी कनक और प्रवासियों को वोट देने का अधिकार दिया गया। फ्रांस से अलग होने के लिए 3 बार जनमत संग्रह कराया गया, जिसे वहां की जनता ने खारिज कर दिया। यूरोपीय देश नीदरलैंड में धुर दक्षिणपंथी पार्टी की सरकार बनने का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। हालांकि नीदरलैंड के फायरब्रांड नेता गेर्ट वाइल्डर्स के प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल उनकी धुर दक्षिणपंथी विचारधारा से गठबंधन के कई नेता संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। यूरोपीय देश नीदरलैंड्स को चुनावों के करीब 6 महीने के बाद धुर दक्षिणपंथी विचारधारा की सरकार मिलने वाली है। 22 नवंबर 2023 को हुए चुनावों में दक्षिणपंथी नेता गेर्ट वाइल्डर्स की पार्टी फॉर फ्रीडम सबसे बड़ा दल बनकर उभरा था। पार्टी फॉर फ्रीडम ने डच संसद के निचले सदन में कुल 37 सीट जीती थी। अब वे मौजूदा प्रधानमंत्री मार्क रूटे की केंद्र दक्षिणपंथी वीवीडी, नई मध्यमार्गी एनएससी और किसानों समर्थित बीबीबी के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है। इन चारों पार्टियों के गठबंधन के पास कुल 88 सीट होंगी। हालांकि नीदरलैंड्स के फायरब्रांड नेता गेर्ट वाइल्डर्स के प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल उनकी धुर दक्षिणपंथी विचारधारा से गठबंधन के कई नेता संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनकी ईयू और इस्लाम विरोधी सोच का असर सरकार के कामकाज पर देखने को मिल सकता है।
हमारी कैबिनेट में पीवीवी का होना निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। मैं केवल 2 घंटे सोया हूँ। अगर सारे समीकरण ठीक बैठते हैं तो यह एक बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है। इस गठबंधन का लक्ष्य अवैध प्रवास की समस्या को खत्म करना, देश के अमीरों पर टैक्स बढ़ाना और व्यापार पर कर लगाना, देश की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना होगा। वहीं अपनी दक्षिणपंथी विचारधारा को लेकर काफी सख्त गिल्ड वाइल्डर्स को गठबंधन के सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए थोड़ा झुकना पड़ा है। कुरान और मस्जिदों पर प्रतिबंध लगाने, यूरोपीय संघ को छोड़ने, यूक्रेन को दी जाने वाली मदद के विरोध जैसी कट्टरपंथी नीतियों से वाइल्डर्स पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब तक पार्टियों के बीच हुए समझौते से जुड़ी मुख्य जानकारियां सामने नहीं आई हैं। आने वाले कुछ दिनों में यह तय करना होगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन जैसे अहम मंत्रालयों के पदों को कौन संभालेगा। किसी ऐसे व्यक्ति को करों के लिए प्रभारी बनाना चाहिए जो कि मामले का विशेषज्ञ हो, ताकि कोई भी घोटाला ना हो सके। नीदरलैंड्स में गठबंधन सरकारों की परंपरा के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो कि वीवीडी है, उसे वित्त मंत्रालय सौंपा जाएगा। वहीं तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एनएससी को विदेश मंत्रालय का विभाग दिया जाएगा। वाइल्डर्स 2006 से विपक्ष में रहकर देश की प्रवास नीति को प्रभावित करते आए हैं। जहां एक ओर वाइल्डर्स की योजना स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने की है, वहीं दूसरी ओर देश में बजट की कमी इस राह को मुश्किल करेगी। डच केंद्रीय बैंक समेत अन्य आर्थिक विशेषज्ञों ने आगामी गठबंधन को चेतावनी दी है कि सरकारी वित्त को नियंत्रण में रखने के लिए खर्च से लगभग 17 बिलियन यूरो की कटौती करनी होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा। डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कस्टमर से जरूरी क्या है बेटा? अरे पापा, मोदी जी सारे ग्रुप में वोटिंग के लिए मैसेज कर रहा हूँ। बेटा कल छुट्टी है, कस्टमर ज्यादा आएंगे और तुम दुकान से बिल्कुल बाहर मत जाना, समझे? वाह पापा वाह, जिस आदमी ने हमारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, उसके लिए हम 20 मिनट नहीं ले सकते। ये डिजिटल ना होता तो आज भी रोज सुबह बैंक जाना पड़ता, तब टाइम नहीं लगता। बोलो पापा। बारी बारी चलेंगे, वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं एशिया का आईना।
गाजा के विभिन्न हिस्सों में इजरायली सेना हमास के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक संघर्ष से दूर रहे रफा में भी इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। गाजा में संयुक्त राष्ट्र की मुख्य सहायता एजेंसी UNRWA का अनुमान है कि 6 मई से लगभग 4,50,000 लोग शहर से पलायन कर चुके हैं। विस्थापितों में से अधिकतर लोग अल मवासी जैसे रेतीले तटीय क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान तेज होता जा रहा है। इजरायली टैंक भारी प्रतिरोध का सामना करते हुए पूर्वोत्तर में जबालिया की घनी आबादी वाले इलाकों और सक्रिय गलियों में पहुंच गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि जबालिया के केंद्र में आतंकियों और उसके बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए रात भर अभियान चलाया गया। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को छोड़ने से उसके संभावित उत्तराधिकारियों के लिए खतरा होगा। उधर इजरायली सेना की पूर्वी रफा में भी कार्रवाई जारी है। IDF ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि उसके जवान रफा में हमास के प्रशिक्षण केंद्र को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लड़ाई के दौरान कई आतंकियों को मार गिराने और बड़ी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद करने का दावा किया है। इससे पहले मंगलवार को दक्षिणी गाजा पट्टी की लड़ाई में एक सैनिक के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। इजराइल ने नागरिकों को रफाह के कुछ हिस्सों को खाली करने का आदेश दिया था। गाजा में संयुक्त राष्ट्र की मुख्य सहायता एजेंसी UNRWA का अनुमान है कि 6 मई से लगभग 4,50,000 लोग शहर से पलायन कर चुके हैं। विस्थापितों में से अधिकतर लोग अल मवासी जैसे रेतीले तटीय क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। राहत एजेंसियों का कहना है कि यहाँ स्वच्छता और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। UNRWA ने कहा है कि इजरायली सेना के निकासी आदेशों और सैन्य अभियानों को बढ़ाने के कारण परिवारों को फिर से जबरन विस्थापित किया जा रहा है। इस बीच इजरायली सरकार ने कहा है कि जरूरी नहीं कि दक्षिणी गाजा में हमास के हर सदस्य को खत्म किया जाए, बल्कि हमास की बची 4 बटालियनों को नेस्त नाबूद किया जाएगा। उधर इजरायली सेना ने रफा में संयुक्त राष्ट्र के एक परिसर में UN के निशान वाली गाड़ी के पास खड़े कुछ बंदूकधारियों की ड्रोन फुटेज जारी कर पूछा है कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग की है। IDF के एक बयान में कहा गया है कि शनिवार को रफा के पूर्व में संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी राहत एजेंसी UNRWA के केंद्रीय रसद परिसर में लड़ाकों की पहचान की गई थी। UNRWA ने कहा है कि एजेंसी फुटेज की जांच कर रही है और जो भी जानकारी उपलब्ध होगी उसे जल्द ही साझा किया जाएगा। संघर्ष शुरू होने के बाद से ही UNRWA इजराइल के निशाने पर रहा है। इजराइल का आरोप है कि संघर्ष में UNRWA हमास का सहयोग कर रहा है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि इजराइल को गाजा के लिए स्पष्ट और ठोस योजना की जरूरत है। हमारे सामने रफा और केरेम शालोम की पूर्ण परिचालन क्षमता को बहाल करने की तत्काल समस्या है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता मिले। IDF ने एक और वीडियो जारी कर हिजबुल्लाह के वरिष्ठ फील्ड कमांडर हुसैन इब्राहिम मक्की को निशाना बनाने का दावा किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर जा रही एक कार धमाके की चपेट में आ जाती है। इस बीच हुसी समूह ने लाल सागर में एक अमेरिकी युद्धपोत डेस्टिनी नामक जहाज को निशाना बनाने का दावा किया है। उधर गाजा में जारी संघर्ष के बीच दुनिया भर के फिलिस्तीन और उसके समर्थकों ने नकबा दिवस मनाया। नकबा डे 1948 में फिलिस्तीनी जमीन पर इजराइल राज्य की स्थापना के बाद फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाले जाने की याद में मनाया जाता है। नकबा एक अरबी का शब्द है जिसका मतलब है तबाही। 14 मई 1948 को ब्रिटेन द्वारा इजराइल की स्थापना के बाद 15 मई को लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चर्चा के लिए CNN के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को शामिल होने की चुनौती दी है। राष्ट्रपति बाइडेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि 27 जून को बहस में हिस्सा लेने के निमंत्रण को मैंने मंजूर कर लिया है। अब बारी डोनाल्ड ट्रंप की है। इसमें शामिल होते हैं कि नहीं ये देखना होगा। वैसे भी उन्होंने किसी भी समय, किसी भी जगह और कभी भी बहस करने की चुनौती दी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।